वाला है उसके लिहाज से। पेपर लेने का, एग्जाम का, वो 2-2 साल 3-3 साल लगा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोगों ने आज का अपना जो स्टार्ट करना था वो मेथड्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन या प्रोसीजर्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन है। हमने उन 4 को डिस्कस करना था। ये 4 होते हैं। कोई भी हम करिकुलम का कंटेंट सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके 4 प्रोसीजर्स हैं, 4 मेथड्स हैं। जजमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर और कंसेंसुअल प्रोसीजर। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि जजमेंटल जो प्रोसीजर है, हम किस तरह इस प्रोसीजर से हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। अब जजमेंटल प्रोसीजर में ये है, स्लाइड सबको शो हो रही हैं, आवाज़ क्लियर है मेरी? यस मैम, ओके, फिलहाल श्योर रही मैम। ओके। तो जजमेंटल प्रोसीजर में क्या होता है? जजमेंटल प्रोसीजर में होता है जो भी कंटेंट हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो जजमेंट की बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। ये और जजमेंट किन लोगों की होती है? करिकुलम प्लानर की। ठीक है, करिकुलम प्लानर का अपना जो विजन है उसके अकॉर्डिंग जो है उस विजन को देखते हुए कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है। अब करिकुलम प्लानर जब करिकुलम की प्लानिंग कर रहा होता है, करिकुलम डेवलप कर रहा होता है, तो वो इस प्रोसीजर को या उसके जो भी प्लान वो बना रहा है करिकुलम का, तो वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने विजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी एजुकेशन, अगर एजुकेशन साइड की बात हो रही है करिकुलम डिज़ाइन करने की, तो जो भी वहाँ पर उसको सक्सेस और फेलियर्स नज़र आते हैं, उनको देखते हुए वो जजमेंट्स लेता है। उन जजमेंट की बेसिस पे जो हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं वो जजमेंटल प्रोसीजर ऑफ कंटेंट सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल ये है कि करिकुलम प्लानर जो है वो जजमेंट की बेस पर, अपने विजन की बेस पे, अपने जो हैं एक्सपीरियंसेस की बेस पे कुछ डिसीजंस या कुछ जजमेंट लेता है कंटेंट सेलेक्ट करते हुए, तो वो जो प्रोसीजर है वो जजमेंटल प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की बात हो रही है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिसीजन लिया जाता है कि ये वाला कंटेंट है, ये करिकुलम में इंक्लूड करना है। ठीक है, ये वाला कंटेंट सेलेक्ट करना है। अब एक्सपेरिमेंट की बेस पे आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटेशन होती है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन होती है वहाँ हाइपोथेसिस का नाम भी होता है कि कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाते हैं, फिर उन हाइपोथेसिस की बेस पे जो है कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू। तो जो हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स कंफर्मेशन या रिजेक्शंस के बेस पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि हमने करिकुलम के लिए ये कंटेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है एनालिटिकल प्रोसीजर। मैम एनालिटिकल, ये एक्सपेरिमेंट बच्चों पे किया जाता है जैसे पायलट टेस्टिंग टाइप? हाँ जी, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। बच्चों पे भी किया जा सकता है, सोसाइटी पे भी किया जा सकता है। ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन की बात हो रही है, स्टूडेंट की हो रही है, तो हम फैमिलीज पर भी कर सकते हैं कि बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, तो उसको देखते हुए भी हम कंटेंट में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम मुस्लिम कंट्री के हैं में रहते हैं, तो हमारा जो कंटेंट सिलेक्शन होता है वो हमारे मज़हब के लिहाज से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सोशल चीज़ें हैं तो हम फैमिलीज़ पे भी कर सकते हैं। और डिफरेंट वे, मतलब एक्सपेरिमेंट किसी भी तरह का किसी भी जगह पर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो सिलेक्शन की जाए वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर एनालिसिस से निकला है। ठीक है, एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम डाटा जो है इकट्ठा करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए हम किस तरीके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम उसके लिए जो है हम ऑब्जर्वेशन जो है टूल यूज़ करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, कि जो ये कंटेंट है अगर इस जगह पर पढ़ाया जाएगा तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा, या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।
तो ये हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर वो कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हम ओल्ड लिटरेचर को उठाकर हम उसको स्टडी करते हैं, उसको उसका एनालिसिस करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि ने ओल्ड में ये चीज़ें यूज़ होती रही हैं, कंटेंट यूज़ होता रहा है, तो वो यूज़फुल था या नहीं था। अगर नहीं था तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये कंटेंट जो है हमारे करिकुलम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और अगर तो वो यूज़फुल था तो हम उस कंटेंट को भी सिलेक्ट करते हैं अपने करिकुलम के लिए। तो ये हो गया आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर के थ्रू जो है आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं एनालिटिकल में। उसके बाद आप जो है क्वेश्चनर के थ्रू, आप इंटरव्यूज़ के थ्रू, ठीक है, इन डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप एनालिसिस करते हैं और देन डिसाइड करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है एनालिटिकल वाला, ये कंटेंट सिलेक्शन के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये? उसके बाद है कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर। अब जो कॉन्सेंसस होता है ये किस्म का ओपिनियन के मीनिंग्स में है, ठीक है। यहाँ पर आप ये होता है आप डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस जो हैं उसको देखते हैं। अब वो लोग सोसाइटी का पार्ट होते हैं लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ एक्सपर्टीज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप जो है बिजनेस के लिहाज से आप कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के लिए आप कंटेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसे लोग जो इस फील्ड में अपनी जो है एक्सपर्टीज रखते हैं, तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन आप उनसे उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए आप उनकी ओपिनियंस लेते हैं, ठीक है। उन ओपिनियंस की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि कंटेंट ये सूटेबल है बिजनेस इन क्लासेस के लिए या सूटेबल नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेंसुअल कहलाता है। अब किसी भी फील्ड के लोग हो सकते हैं लेकिन उनका एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होता है, ठीक है, वो उनकी फील्ड में एक्सीलेंस होती है, आप उन्हीं लोगों की राय को अहमियत देते हैं। ऐसे नहीं कि आप हर एक से राय लेने लग जाते हैं। जिस तरह पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की एग्जांपल थी रिसर्च में कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है, आप उनको अपना सारा वो जो है दिखाते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, फिर उनकी राय लेते हैं। तो इसी तरह कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर में भी आप कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनसे उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी में का पार्ट होते हैं, तो आप उनसे जो है उनकी ओपिनियंस लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि ये कंटेंट सूटेबल है या नहीं है। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 4 आपको क्लियर होने चाहिए। जजमेंटल और कॉन्सेंसुअल को मिक्स मत कर दीजिएगा। जो जजमेंटल है वो करिकुलम प्लानर की जजमेंट होती है, जबकि कॉन्सेंसुअल है वो सोसाइटी में मौजूद जो हैं एक्सपीरियंस्ड लोग या जिनके जो मतलब जिनका एक नाम है इस उस चीज़ में जिसके लिहाज से आप कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स आप उनकी ओपिनियंस को सामने रखते हैं। अब करिकुलम इवैल्यूएशन दो तरह की है। जब भी करिकुलम इवैल्यूएशन की बात आए तो इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव और समेटिव दो तरह की होगी, ठीक है, प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगी, ठीक है। अब प्रोसेस ओरिएंटेड को फॉर्मेटिव टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड को समेटिव। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुकी हूँ असेसमेंट में भी, और अब यहाँ पर भी असेसमेंट में तो जो असेसमेंट की टाइप्स थी वो 4 थी, लेकिन करिकुलम इवैल्यूएशन में जो इवैल्यूएशन है वो 2 तरह से है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ पर प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, वो स्टूडेंट असेसमेंट का पार्ट है। करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए आप 2 तरह से देखते हैं, एक थ्रू प्रोसेसिंग जब करिकुलम डेवलपमेंट हो रही है, और एक एट द एंड जब आपका करिकुलम बन जाता है, एक प्रोडक्ट शेप में बन जाता है, तब आप समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। टाइप्स और पैटर्न्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। करिकुलम की टाइप्स हैं, ये बहुत सारी हैं, कुछ यहाँ पर मैंने आपके सामने राइट की हुई हैं, कुछ मैंने सेपरेटली इंक्लूड की हैं जो कि आपके नोट्स का पार्ट नहीं है। ये स्लाइड्स मैं आफ्टर द क्लास आप लोगों से शेयर कर दूंगी, इस वजह से ही कि यहाँ पर ये डिटेल में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर बुलेट्स में लिखी हुई हैं ये आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर जस्ट आपको हेडिंग्स शेयर की हुई हैं। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, रिटन करिकुलम, हिडन करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम,
ब्रॉड फील्ड और होलिस्टिक करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, नल करिकुलम। बाकी जो अदर में है वो है टॉट करिकुलम, स्पॉटेड करिकुलम, असेस्ड करिकुलम, रिकमेंडेड करिकुलम, एक्सक्लूडेड करिकुलम, लर्न करिकुलम, सोसाइटल करिकुलम, फैंटम करिकुलम, कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम, रिटोरिकल करिकुलम, करिकुलम इन यूज़, रिसीव्ड करिकुलम, इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। ठीक है, ये फर्दर टाइप्स हैं। इन्हें देख के परेशान नहीं होना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रही हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ करिकुलम के डिफरेंट वेज में टर्म्स हैं जो अगर आपके सामने आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसे देख के परेशान ना हो। और अब हम देखें चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कि करिकुलम बनाते हुए जो मेन जो मरकज़ होता है, जो फोकस होता है आपका, जिस पर वो चाइल्ड होता है, लर्नर होता है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ दी होल सिस्टम, होल प्रोसेस है, वो यहाँ पर चाइल्ड है। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में ये होता है कि हम जो स्टूडेंट है उसके तमाम इंटरेस्ट को, उसकी तमाम लर्निंग को, ठीक है, पर फोकस होता है हमारा। और इंडिविजुअल लर्निंग होती है, यानी हम हर स्टूडेंट को उसके लिहाज से ही तवज्जो दे रहे होते हैं, उसी की एबिलिटीज़ को देखते हुए हम उसको जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम में स्टूडेंट की मर्ज़ी, ख्वाहिश, विलिंगनेस, इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाता है। वो चीज़ें करिकुलम का पार्ट बनाई जाती हैं जो स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल भी हो और बोरिंग भी ना हो। ठीक है, इन चीज़ों को सामने रखा जाता है, ये कहलाता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। यानी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो स्टूडेंट है यहाँ पर। टीचर सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है कि यहाँ पर जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है वो टीचर्स की स्किल्स को देखते हुए किया जाता है कि टीचर जो है वो लेसन जो डिलीवर करना है उसने वो कर पाएगा या नहीं, तो उसी हिसाब को देख के डिफ़िकल्टी लेवल जो करिकुलम का हो गया वो डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ टीचर पे फोकस होता है, टीचर की स्किल्स पे फोकस होता है, टीचर के नॉलेज पे फोकस होता है। ठीक है, तो टीचर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस होता है। अब यहाँ पर जो है एक टीचर को ही सेंटर की पोजीशन होती है। ठीक है, सेंटर तस्वुर किया जाता है पूरे सिस्टम का। और यहाँ इसमें जो होता है स्टूडेंट पे फोकस नहीं होता यहाँ पर, बल्कि स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही कंटेंट पे फोकस होता है जो टीचर ने डिलीवर करना होता है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट की कोई मर्जी नहीं होती है, एक किस्म की अथॉरिटी वाली पावर होती है जो टीचर के पास होती है। टीचर को जो आता है वो वही पढ़ाता है। ठीक है, या जो करिकुलम में है वही टीचर के को देखते हुए ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है और टीचर ने वही डिलीवर करना होता है। और उस टीचर की नज़र में सिर्फ टीचर का जो पर्पज़ है वो कंटेंट डिलीवर करना है जो उसने उसको उसके करिकुलम का पार्ट है। उसको स्टूडेंट से कोई वो कंसर्न नहीं है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट का पार्ट है या स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इन चीज़ों से कोई नहीं होता। टीचर का फुली फोकस अपने कंटेंट पे होता है। ठीक है। कोर करिकुलम, कोर का हिंट मैं सिंपल बता दूं कि कोर करिकुलम के बारे में कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसमें कॉमन का वर्ड यूज होगा। जो कॉमन कोर्सेज हैं, जो एक किस्म का कॉमन करिकुलम है, जो आम कॉमन लर्निंग के लिए यूज हो रहा है, वो कोर करिकुलम कहलाता है। ठीक है, अब कॉमन कोर्सेज मीन्स के हमारे जो ये मौजूदा ये समझ लें जो करिकुलम है वो सिंपली कोर करिकुलम कहलाता है। कोर में कॉमन लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड जो एक एजुकेशनल प्रोसेस की कॉमन एक्टिविटीज़ हैं वो जो डिज़ाइन की जाती हैं जिस करिकुलम में, वो करिकुलम कोर करिकुलम कहलाता है। इसके हिंट के लिए सिर्फ कॉमन का आप जो वर्ड है वो माइंड में रख लें। ठीक है, और बाकी कोर करिकुलम का काम वही, आप ये जो करंट हमारा करिकुलम है ना इसे आप कोर करिकुलम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ जो है स्टूडेंट की या पूरे इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें उसके कॉमन लर्निंग और स्टूडेंट की वो जो है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस या टोटलिटी ऑफ ग्रोथ है, वो तमाम चीज़ें इसका जिस करिकुलम का पार्ट है। मैम जी जी समझ। मैम इसमें जो ये जो अब एसएनसी डिजाइन हुआ है तो इसको हम कोर करिकुलम कहेंगे। हाँ जी, सिंगल नेशनल करिकुलम है, वो भी हमारे कॉमन करिकुलम का ही पार्ट है। ठीक है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन है वो सिंपल हमारे करिकुलम का ही पार्ट। तो जो
सिंपली वर्ड्स में मैं कह रही हूँ, जो करिकुलम है ना वो कोर करिकुलम कहलाता है, ठीक है, जो कॉमन हमारा करिकुलम है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। कॉमन का हिंट दे रही हूँ मैं आपको। तो कोर के साथ जितने भी सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स यूज होंगी उसमें कॉमन लाजमी होगा, कॉमन करिकुलम, कॉमन एक्टिविटीज, कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद है रिटन करिकुलम। मैम जी, मैम चाइल्ड सेंटर और टीचर दोनों कोर का में आएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, मैम कट रही है। मैम चाइल्ड सेंटर और टीचर सेंटर ये दोनों उसमें उनका पार्ट है कोर नहीं करिकुलम नहीं, का। आप इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी ऐसे मिक्स ना करें, अगर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। टीचर सेंटर्ड करिकुलम एक टर्म है करिकुलम की जिसमें टीचर का मेन फोकस होता है, ठीक है। और चाइल्ड सेंटर्ड में है करिकुलम में जिसमें चाइल्ड मेन फोकस होता है, चाइल्ड के इंटरेस्ट को देखते हुए करिकुलम डिजाइन करते हैं। कोर करिकुलम एक सिंपली हमारा करिकुलम है जो कि हमारी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज है उन तमाम का कम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें हमारी कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंस सब कुछ शामिल है। इसमें ना टीचर को कोई अथॉरिटी है ना चाइल्ड को कोई अथॉरिटी है। यहाँ पर सिंपली आप ये समझ लें कि कंटेंट हमारे जो हैं स्टूडेंट की एबिलिटीज को देखते हुए उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम हर सब्जेक्ट वाइज कुछ लर्निंग है वो डिसाइड कर रहे होते हैं, जो सिंपली करिकुलम हमारे स्कूल्स में इंप्लीमेंट हो रहा है। अब आप खुद देखें हमारे स्कूल्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये चाइल्ड टीचर सेंटर्ड करिकुलम है, ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, ठीक है। स्पेशली मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, मैं आपको ज़्यादातर एग्जांपल जो देती हूँ वो गवर्नमेंट स्कूल की देती हूँ कि जो टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ नहीं होता हमारा करिकुलम बनते हुए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में फिर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है वो यूज़ हो रहा होता है, कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड भी यूज़ हो रहा होता है, उसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखा जाता है। लेकिन जो हमारा करिकुलम है उसमें ऐसा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा कमी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट वाली साइड की है, जहाँ पर स्टूडेंट के इंटरेस्ट और इन चीज़ों को नहीं सामने रखा जाता, ठीक है। कोशिश की गई थी एक बार ये एसबीए और एलएसए वाले जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 8th के और इनके, कि जब उन्होंने वो करिकुलम के लिए टेस्टिंग की थी टीचर की और स्टूडेंट्स की, तो टीचर और स्टूडेंट जो थे वो ये समझे थे कि पेपर ये हमसे लिया जा रहा है तो हमारी असेसमेंट हो रही है, जबकि वो उनकी असेसमेंट नहीं थी, वो एक रिसर्च वर्क था जिसमें वो स्टूडेंट और टीचर की एबिलिटीज़ को चेक कर रहे थे, असेस कर रहे थे कि क्या इस लेवल के अगर उनको ये सिलेबस या ये करिकुलम दिया जाए तो वो टीचर पढ़ा लेंगे और स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेंगे, यानी कितने कैलिबर है स्टूडेंट और टीचर का। उसकी बेस पे उन्होंने नया करिकुलम लाना था जो कि एसएनसी था। लेकिन हुआ क्या कि टीचर और स्टूडेंट्स प्रेशर में आ गए, टीचर्स ये समझे कि हमारी शायद असेसमेंट हो रही है, इसकी बेस पे सज़ा या जज़ा वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा, इसी तरह अगर हमारे बच्चों ने अच्छा पेपर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर चाहे ओपन बुक करके चाहे जिस तरह भी ये पेपर बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए टीचर ने भी और स्टूडेंट ने भी, और उसके बाद वो पेपर चले गए वापस और रिजल्ट्स तो कोई नहीं आए क्योंकि वो रिजल्ट बेस्ड था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक उन्होंने खुद ही असेसमेंट करनी थी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। फिर उन्होंने करिकुलम डिज़ाइन किया उसी लेवल को देखते हुए क्योंकि पेपर बहुत आला थे, और उससे क्या हुआ आपने देखा होगा एसएनसी का जो भी सिलेबस आया है छोटी क्लासेस का, वो अब प्राइमरी वाली टीचर्स ये कहती फिरती हैं कि सिलेबस बहुत टफ है, बच्चों के लेवल से ऊपर है, अब हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो वो सूरत हाल यही बनी है कि जो रिसर्च थी वो फेल हो गई, ठीक है, क्योंकि पर्पस क्लियर नहीं था किसी को भी। जिन्होंने करनी थी बस उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पर्पस बाकी लोगों को क्लियर नहीं था, उन्होंने ऑनेस्टली नहीं किया, उन्होंने फिर अच्छे अच्छे पेपर करके शो किया उन्हें। अच्छा जी, उसके बाद है रिटन करिकुलम। रिटन करिकुलम को जो है ओवर्ट करिकुलम भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। अब रिटन करिकुलम में क्या होता है, रिटन करिकुलम सिंपली आप रिटन वर्ड से देखें, इनके जो दो नाम हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। ओवर्ट जो है कॉवर्ट का ऑपोजिट है, यानी कि कोई चीज़ वाजे हो, ठीक है। तो रिटन जो होती है वो लिखी हुई आपके सामने बाकायदा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें आप अपने तमाम स्कूल के जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस और जो भी कंटेंट है वो सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो ये एक फॉर्मल करिकुलम है, ठीक है, जो कि रिटन करिकुलम कहलाता है, जो हम मोस्टली स्कूल्स में यूज़ कर रहे होते हैं, वो रिटन करिकुलम है। अब आप कहेंगे कोर करिकुलम और रिटन करिकुलम, तो मैं यही बता रही हूँ कि ये सिर्फ वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। रिटन की बात की जाए तो आपने स्टेटमेंट ये देनी है कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया वो रिटन करिकुलम कहलाता है,
ठीक है? और कोर करिकुलम की अगर आप दें तो आप कुछ नहीं ऐसा कहेंगे कि रिटन है या रिटन नहीं है। आप ये कहेंगे कि जो कॉमन हमारे लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस लर्निंग के जो में वो है स्किल्स हैं उन तमाम को जो स्कूल एजुकेशनल प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है वो कोर करिकुलम, वो तमाम कॉमन एक्टिविटीज़ कोर करिकुलम का पार्ट होती हैं। तो उसके बाद है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम कौन सा करिकुलम होता है, ठीक है? हिडन करिकुलम ये होता है जिसकी कोई प्लानिंग ना हो, ठीक है? जो इन करिकुलम में जो रिटन करिकुलम भी है उसमें लिखा ना गया हो, ठीक है? सिंपली जो है एक किस्म का आप पढ़ा तो जो आपके स्कूल में का सिंपल करिकुलम है, रिटन करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम है, आप पढ़ा तो उसे रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के दौरान कुछ और चीज़ें इस लर्नर ने लर्न कर ली हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न कर ली हैं, तो वो जो चीज़ें सीखने का अमल है वो हिडन करिकुलम का पार्ट कहलाता है। यानी वो करिकुलम जो अनप्लैन्ड है और अनइंटेंडेड है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको डिलीवर करने की, लेकिन फिर भी सीख ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इस्लामियात में इखलाक का चैप्टर है जो कि रिटन करिकुलम का पार्ट है, आपके स्कूल के फॉर्मल जो करिकुलम है उसका पार्ट है। आपने इखलाक का चैप्टर पढ़ाया, तो स्टूडेंट के जो इखलाक हैं उसमें खुद ब खुद एक चेंज सा आया है और स्टूडेंट जो है उन वैल्यूज़ को, उन नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया उसने। तो वो जो चेंज उसने अपने खुद इंटरनली अपने अंदर ले आया, अपनी पर्सनैलिटी में ले आया, जो डेवलपमेंट उसकी पर्सनैलिटी में हुई है, वो हिडन करिकुलम का पार्ट कहलाएगी। अदरवाइज़ रिटन करिकुलम का कॉन्सेप्ट तो ये था कि इखलाक का कंटेंट है वो डिलीवर करना है, इखलाक का कंटेंट टीचर ने पढ़ाना है और स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड करना है। एक्स्ट्रा जो उसमें क्वालिटीज़ आई हैं स्टूडेंट में वो हिडन करिकुलम कहलाएगा, ठीक है? उसके अलावा आप जो है स्टूडेंट अगर कोई फरमाबरदारी वाले लेसन पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट के अंदर ओबीडियंस की वो आ जाती है, पंक्चुअलिटी आ जाती है, ठीक है? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट के अंदर जो हैं डाइवर्ट हो जाएँ पढ़ाने के दौरान, तो वो हिडन करिकुलम कहलाता है। सिंपली अनप्लैन्ड होता है और अनइंटेंशनल होता है, ठीक है? उसके बाद है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है इसका सिंपली जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, मोस्ट मतलब ये समझ लें कि इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस है वो ये है, यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? हैविंग इंटर रिलेटिंग थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हों, उन तमाम कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर देना, एक ही बना देना, ठीक है? यूनिफिकेशन कहलाती है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है ये बहुत छोटे लेवल पे हमारे स्कूल में, अब मैंने एसएनसी वाला करिकुलम तो छोटी क्लासेस का नहीं देखा, मुझे आइडिया नहीं है कि अभी वो जो है उसमें इंटीग्रेशन है नहीं। पहले ऐसे होता था कि एक ही उसके अंदर 2-3 बुक्स के कॉन्सेप्ट्स मर्ज कर दिए गए थे, तो वो इंटीग्रेटेड लेकिन मेरा ख़्याल है 3 क्लास तक इंटीग्रेटेड करिकुलम यूज़ हो रहा है। कोई अगर आप में से पीएसटी या प्राइमरी टीचर हो तो वो ज़्यादा बेहतर जानता होगा। इंटीग्रेटेड होता है यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उन्हें कंबाइन कर देना। जिस तरह आपने मोस्टली देखा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंटेंट है वो एक ही बुक की शेप में किया हुआ होता है, ठीक है? हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई भी इकट्ठे ही जाती है, एक ही टीचर होता है उनका। तो इस तरह का करिकुलम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहलाता है, ठीक है? यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल जनरल साइंस हो गई, आर्ट्स स्टूडेंट्स की जनरल साइंस है, तो उसमें देखें आर्ट्स के स्टूडेंट्स की या मिडिल की जनरल साइंस है, उसमें देखें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, बायो के भी होते हैं, ठीक है? एक-एक चैप्टर इंक्लूड किया हुआ था क्योंकि सारा साइंस से रिलेटेड होता है। तो एक साइंस से रिलेट कर रहे होते हैं इसलिए उन्हें उनको यूनिफ़ाई कर दिया है एक ही सब्जेक्ट में। क्लियर है? हाँ जी, किसी को जी मैम। ओके। उसके बाद है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम भी आपको नाम से पता चल रहा है, जो सेंटर होता है एजुकेशनल प्रोसेस का वो सब्जेक्ट होता है, कोर्स कंटेंट होता है। जो कंटेंट हम डिलीवर करने जा रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है सब के जो भी है मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है, नॉलेज डिलीवरी, ठीक है? सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि नॉलेज आपने डिलीवर करना है, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या होता है कि नॉलेज डिलीवर करने के लिए स्पेशल टीचर्स भी यहाँ पर ट्रेनिंग की करवाई जाती है, लेकिन किस लिए? ताकि नॉलेज अच्छे से डिलीवर हो जाए, ताकि सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो अच्छे से डिलीवर हो जाए। टीचर्स ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके अलावा जो है यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट पे ना फुल कमांड
पे फ़ोकस होता है कि जो करिकुलम में हमने सब्जेक्ट रखा है, सारी तवज्जो ही सब्जेक्ट पे होती है कि सब्जेक्ट ही अच्छा टीच करवाएँ, ठीक है? तो ये जो है कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड का, ये बेसिक बस इतना ही कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट है कि जो टीचर होता है, उसका फ़ोकस ही यही होता है कि उसने अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डील करना है, अच्छे तरीके से डिलीवर करना है, ठीक है? और सब्जेक्ट का नॉलेज है वो बहुत डेप्थ लेवल पे होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ सब्जेक्ट ही फ़ोकस है यहाँ पर। यहाँ पर बाकी टीचर को भी ट्रेनिंग इसलिए करवा दी जाती है ताकि वो इस सब्जेक्ट पे फुली कमांड हासिल कर ले, ठीक है? अदरवाइज़ स्पेशलिस्ट टीचर्स जो हैं, वो हायर किए जाते हैं कि वो हमारे सब्जेक्ट को जो है वो अच्छे से पढ़ाए, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रॉड फील्ड और होलिस्टिक करिकुलम। तो ब्रॉड फील्ड और जो होलिस्टिक करिकुलम है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है? सिंपल स्टेटमेंट है इसकी डेफिनेशन की, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। वो कैसे कि इसमें भी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन वाला ही है और इसको हम किसी हद तक इंटीग्रेटेड करिकुलम ही कहते हैं। इन्हें बल्कि मैंने इकट्ठा ही करना था इन कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन इनको थोड़ा मैम जी 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 मैम ये जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये और टीचर, ये दोनों मतलब जो सब्जेक्ट है वो भी तो टीचर ने ही करना है ना उसको। तो फिर ये दोनों जो मतलब सब्जेक्ट जो है वो टीचर पे बेस करता है मैं ना। बताती हूँ। टीचर सेंटर्ड में था, टीचर को अथॉरिटी थी, ठीक है? टीचर की मर्जी थी, उसे जो आता है वो पढ़ा दे, ठीक है? जो नहीं तो फिर आता ये वो दोनों ना पढ़े। इंटररिलेटेड हो सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ कि जो टीचर सेंटर्ड है उसमें टीचर को अथॉरिटी थी, ठीक है? इसलिए वो टीचर सेंटर्ड था। टीचर की मर्ज़ी थी कि वो करिकुलम में से कि जो सब्जेक्ट में जो कंटेंट आता है वो करवा दे, बाकी स्किप करवा दे, ठीक है? टीचर की अपनी मर्ज़ी थी। उसने उसका मकसद सिर्फ़ ये ज़रूर था कि उसने पढ़ाना है, लेकिन ये नहीं था कि उसने पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, हर कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है? वो उसकी अपनी मर्ज़ी पर था, ठीक है? अब सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या है, फोकस ही सब्जेक्ट को डेप्थ लेवल पे जाके अच्छे तरीके से डिलीवर करना है, ठीक है? यहाँ पर टीचर की मर्जी इंक्लूड नहीं है, ना यहाँ पर टीचर का वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट शामिल है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट पे फोकस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस है कि सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें टीचर की ट्रेनिंग करवानी पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें स्पेशल टीचर्स भर्ती करने पड़े, ठीक है? क्लियर है? यस मैम हो गया clear। ब्रॉड फील्ड करिकुलम क्या है? ब्रॉड फील्ड करिकुलम में ये है मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ये, ठीक है? वो कैसे? इसका पर्पस ये होता है कि इसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उन सब्जेक्ट्स के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंबाइन किया जाता है और एक ब्रॉड फील्ड करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स में भी जो है एग्जांपल इसकी दी हुई है कि अगर आप लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट में अब एक रीडिंग का अलग सब्जेक्ट है, राइटिंग का अलग है, स्पेलिंग का अलग है, स्पीकिंग का अलग है, लिसनिंग का, कंपोजिशन का, हर एक के अलग-अलग टॉपिक्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं। आपने क्या किया है कि लैंग्वेज आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स को जो कि रिले हैं अलग-अलग लेकिन रिलेट कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक ब्रॉड सब्जेक्ट बना दिया लैंग्वेज आर्ट्स के नाम से। तो ये जो है इसे ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहते हैं कि तमाम जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, मज़ीद ब्रॉड कर दिया है। तो इसलिए इसे ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहा जाता है, ठीक है? वो इसमें भी सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन ही रही होती है, लेकिन सिंपली डिफरेंस ये याद रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की जो टाइप है उसको मॉडिफाई करके एक नया नया करिकुलम डिज़ाइन किया गया जो कि ब्रॉड फील्ड कहलाता है। उसमें क्या जो सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड में, इसमें भी फोकस सब्जेक्ट को ही है, ठीक है? उन तमाम सब्जेक्ट्स को जो हैं तो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके एक ब्रॉड फील्ड करिकुलम डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने उसमें एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखता है, ठीक है? मैम इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट फील्ड है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ है, जो ब्रॉड फील्ड है उसके अंदर काफ़ी सारे हाँ सब्जेक्ट जी, काफ़ी कंबाइन सारे हैं। सब्जेक्ट्स हैं जो एक सेपरेटली अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है?
तो और इसका जो मेन पर्पस होता है ना, ब्रॉडफील्ड करिकुलम का मेन पर्पस है, उसका पर्पस भी यही है कि आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कहाँ कहाँ रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट्स। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जिसमें जो है एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग करवाई जाती है, ठीक है। तो अब इसमें जो है एक्टिविटी के थ्रू करवाई जाती है तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इस तरह मायने रखता है, स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, बोर भी नहीं होता, ठीक है। और थोड़ा सा डिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है एक्टिविटी सेंटर्ड में। तो अब जो है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बेटर रिजल्ट्स देती है एक सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या टीचर सेंटर्ड करिकुलम की निस्बत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में जो होता है आप यही समझ लें कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और लर्निंग है वो काफ़ी मीनिंगफुल होती है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक है लर्नर कभी भूलता नहीं है इस तरीके से पढ़ाने को, ठीक है। तो बस यही जो चीज़ें हैं ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का पार्ट हैं। अब हम पढ़ें नल करिकुलम, ठीक है। ठीक है, अब नल करिकुलम वो करिकुलम होता है जो टीचर की तरफ से इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। अब ये करिकुलम में मौजूद है, ठीक है, लेकिन टीचर ने उसे इग्नोर कर दिया, पढ़ाया ही नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल नल करिकुलम का एक और नाम भी है, हम आगे भी पढ़ेंगे उसे सेपरेटली, वो स्लाइड्स पे दिया हुआ है, एक्सक्लूडेड करिकुलम, यानी आपने करिकुलम में से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल अब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि टीचर ने जानबूझकर कर दिया, ठीक है। टीचर से अनजाने में भी हो गया, ठीक है। जानबूझकर कैसे कि टीचर को खुद नहीं आता, होता है ना, मोस्टली ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि टीचर को कोई चीज़ खुद क्लियर नहीं है तो वो उसको कहती है चलिए ये छोड़ दें आप लोग, ठीक है। तो वो चीज़ नल करिकुलम का पार्ट बन जाती है कि एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है, डेलिबरेटली। अब और अननोइंगली कैसे करते हैं, यानी उसको मतलब इल्म ही नहीं है, ठीक है। अब दो बातें ऐसी हैं कि जानबूझकर या अनजाने में उससे स्किप हो गया है कि टीचर एक चीज़ करवाना भूल गई है, उसकी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा, तो वो अननोइंगली आ जाएगा, ठीक है। टीचर इग्नोर्ड द मटेरियल डेलिबरेटली और अननोइंगली इज कॉल्ड नल करिकुलम, ठीक है, और एक्सक्लूडेड करिकुलम। अब हम आते हैं टॉट करिकुलम की तरफ। नाम से पता चल रहा है जो सीखा है, ठीक है, वो करिकुलम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ करिकुलम रेफर्स टू हाउ टीचर्स एक्चुअली टीच, टीचर कैसे टीच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो करिकुलम है टॉट करिकुलम कहलाता है। ये बाकी डिटेल्स मैंने आप लोगों के रीडिंग के लिए रखी हुई है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में इन्हें रट्टा लगाने या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। टॉट करिकुलम वो करिकुलम जो टीचर ने टीच करना है या टीचर ने कैसे टीच करना है, ठीक है, पढ़ाया जाने वाला करिकुलम। ये सिंपल अल्फाज आपने इनके नाम देख के ही आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद है सपोर्टेड करिकुलम, ये एडिशनल मटेरियल्स होते हैं जो आपके करिकुलम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें सपोर्टेड करिकुलम कहलाती हैं। अब आपने देखा होगा कि करिकुलम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैंड्स ऑन मटेरियल के नाम से लिखा होता है, कुछ लिखा होता है लाइब्रेरी बुक्स या कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हुए होते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं करिकुलम में शामिल, वो सपोर्टेड करिकुलम कहलाते हैं, जो आपके कंटेंट डिलीवरी में आपको हेल्प आउट करते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। अ सपोर्टेड करिकुलम इन्वॉल्व्स द एडिशनल टूल्स, रिसोर्सेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस फाउंड इन एंड आउटसाइड अ क्लासरूम, ठीक है। दीज इंक्लूड्स टेक्स्ट बुक्स, फील्ड ट्रिप्स, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सपोर्टेड करिकुलम कहलाती हैं, जो आपके करिकुलम को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है असेस्ड करिकुलम। असेस्ड करिकुलम क्या होता है, वो करिकुलम जो आपकी असेसमेंट में यूज़ हो। इसका एक और नाम यहाँ पर लिखा है टेस्टेड करिकुलम, ठीक है, इसे टेस्टेड करिकुलम भी कहते हैं। अब वो चीज़ें जो असेसमेंट में इन्वॉल्व हो रही होती हैं वो आपके टेस्ट होते हैं जो करिकुलम का पार्ट होते हैं, क्विज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होती है, वो एक किस्म का टेस्ट ही होता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपकी असेसमेंट हो रही है। तो वो जो हर मैथ के बाद एक मश्क की एक्सरसाइज होती है हर मैथ में, तो वो भी चीज़ें आपकी असेस्ड करिकुलम का पार्ट हैं जिसमें आपकी असेसमेंट भी हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं असेस्ड करिकुलम कहलाती हैं।
रिकमेंडेड करिकुलम, सिंपली बगैर पढ़े नाम से ही आप लोग बता सकते हैं वो करिकुलम जो रिकमेंड किया जाए, ठीक है? जो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, करिकुलम प्लानर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो आपको रिकमेंड करें या सजेस्ट करें कि ये करिकुलम जो है बेस्ट है, ठीक है? वो करिकुलम रिकमेंडेड करिकुलम कहलाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। एक्सक्लूडेड करिकुलम मैं आपको बता चुकी हूँ नल करिकुलम होता है, ठीक है? इसकी डिटेल अब यहाँ पर लिखिए, द एक्सक्लूडेड करिकुलम इज आल्सो नोन एज द नल करिकुलम। इट रेफर्स टू व्हाट कंटेंट इज नॉट टॉट इन अ कोर्स, ठीक है? जो पढ़ाया ही नहीं गया कोर्स में, वो कंटेंट जो है नल करिकुलम कहलाता है। लेकिन हमारे करिकुलम का ये पार्ट होता है, करिकुलम में मेंशन होता है, लेकिन करिकुलम से निकाल दिया जाता है इसे डेलिबरेटली और अननोइंगली, ठीक है? मर्जी से या बगैर ऐसे अनजाने में निकल स्किप हो जाती है कोई चीज़, वो एक्सक्लूडेड या नल करिकुलम कहलाता है। अच्छा जी, लर्न करिकुलम वो मैम रिकमेंडेड वाला जरा दोबारा बता दें। रिकमेंडेड रिकमेंडेड वाला करिकुलम। मैम जरा दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा जी, रिकमेंडेड करिकुलम जो है ये वो करिकुलम होता है जो रिकमेंड किया जाए, ठीक है? रिकमेंड करने वाले कौन-कौन लोग हों, यहाँ पर देखिए मेंशन है, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? लेजिस्लेटर्स, अदर्स, कोई भी एक्सपर्ट्स जो हैं, करिकुलम डेवलपर्स भी हो सकते हैं, करिकुलम प्लानर्स हो सकते हैं। तो जो चीज़ रिकमेंड करें किसी भी करिकुलम का पार्ट बनाने के लिए, वो करिकुलम जो है रिकमेंडेड कहलाता है। अच्छा जी, लर्न्ड करिकुलम, वो करिकुलम जो स्टूडेंट सीखे, ठीक है? लर्न किया जाए स्टूडेंट के थ्रू। अब उस करिकुलम में ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट क्या सीखता है? स्टूडेंट को वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट जो भी है ये वो सीखता है, नॉलेज हासिल करता है, कुछ एक्सपीरियंसेस सीखता है, ठीक है? कुछ एडिशनल चेंजेज़ आती हैं उसके एटीट्यूड्स वगैरह में। तो वो जो चीज़ें जो लर्न कर ली हैं स्टूडेंट ने, वो लर्न करिकुलम का पार्ट हो जाती हैं कि हाँ जी, अगर स्टूडेंट ने उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लिया, उसके अंदर इंटरनली कोई चेंज आ गया, उसके एटीट्यूड्स में, उसके बिहेवियर्स में, उसकी थिंकिंग्स में, तो इसका मतलब ये है कि वो करिकुलम जो उसने अडॉप्ट कर लिया, वो लर्न्ड करिकुलम बन गया, यानी वो करिकुलम वो सीख चुका है, ठीक है? सोसाइटियल करिकुलम, एक और नाम है इसका सोशल करिकुला। सोसाइटियल करिकुलम इनफॉर्मल करिकुलम है, ठीक है? अभी तक मोस्टली जो हम पढ़ के गए हैं वो फॉर्मल ही थे, जो कि बाकायदा हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट होते हैं, रिटन होते हैं, ठीक है? सोसाइटियल करिकुलम है, ये इनफॉर्मल करिकुलम है, ठीक है? ये वो चीज़ें जो हम इनफॉर्मली अपने दोस्तों से सीखते हैं, हमसाये से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, ठीक है? इर्द-गिर्द के लोगों से सीखते हैं, अपने बहन-भाइयों से सीखते हैं, ठीक है? तो वो जो करिकुलम है वो सोसाइटियल करिकुलम कहलाता है, ठीक है? फैंटम करिकुलम, फैंटम करिकुलम को याद रखने का एक हिंट मैं बताती हूँ। ये वो करिकुलम होता है जो किसी भी मीडिया के थ्रू हम लर्न करते हैं, ठीक है? अब इसको याद करने का तरीका जो मैंने हिंट में, क्योंकि फैंटम भूल जाता था, मैं खुद एज़ अ स्टूडेंट बता रही हूँ कि जब मैं थी मुझे फैंटम बार-बार, क्योंकि मीनिंग और उन चीज़ों के उससे ज़रा ऐसे डिफ़िकल्ट सी टर्म थी तो मुझे भूल जाता था। तो मैंने एम फॉर मीडिया, फैंटम, एम फॉर मीडिया, तो ये एक हिंट माइंड में रख लिया था। फैंटम करिकुलम जो हम मीडिया के थ्रू लर्न करते हैं, वो करिकुलम फैंटम करिकुलम कहलाता है। बस इसके लिए इतना ही पता होना आपको ज़रूरी है। कॉन्कॉमिटेंट और फैंटम ये 2 मुझे मिक्स होते थे, तो मैंने फैंटम का याद रख लिया था कि फैंटम एम एट द एंड है तो मीडिया, ठीक है? एम फॉर मीडिया। कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम ऐसा करिकुलम है जो हम अपने घर से सीखते हैं, अपने फैमिली से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम फैमिली में हम पैदा हुए हैं तो हमारे फादर जो हैं वो लड़कों को अपने साथ मस्जिद लेकर जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो उन्होंने, ये जो रिलीजियस अपने चेंज है, ये सीखा है अपने फादर से, अपने फैमिली एक्सपीरियंस से। तो जो ये चीज़ है जिससे उनका जो है बिहेवियर मोल्ड हुआ, ये चीज़ कहलाता है कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम, जो सिर्फ़ अपनी फैमिली से, सोसाइटी से नहीं, सिर्फ़ अपने घर से, अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है? और वो चीज़ क्या है, कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम कहलाती है। रेटोरिकल करिकुलम, ठीक है? अब ये करिकुलम जो हैं ये कुछ हमारे मतलब उधर से कुछ मतलब प्रोफ़ेशनल जो हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, स्कूल ऑफ़िशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं,
उनसे हम जो भी मतलब चीज़ जो आइडियाज़ हम गेन करते हैं, वो हमारे रेटोरिकल करिकुलम का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिलेबस में किसी पॉलिटिशियन जो है, उनका हवाला उनके आइडियाज़ डिस्कस किए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब नवाज़ शरीफ, इमरान खान, इन तमाम लोगों का भी टॉपिक्स जो हैं पाक स्टडी में तस्वीर के साथ थोड़े-थोड़े ऐड किए गए हैं। तो जो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमें किसी पॉलिटिशियन, किसी भी ऑफिशियल्स या किसी पॉलिसी मेकर्स को इनके इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो रिटोरिकल करिकुलम का पार्ट बन जाते हैं, जिन्होंने किसी न किसी वजह से कोई चेंज लाए हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि पब्लिक स्पीचेज़, ठीक है? ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेज़ में यूज़ हो रही हों, वो चीज़ रिटोरिकल करिकुलम का पार्ट कहलाता है। करिकुलम इन यूज़, सिंपल, जो करिकुलम इस वक्त यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो करिकुलम इन यूज़ कहलाता है। ये भी फॉर्मल ही होता है, रिटन होता है, ठीक है। हम रिटन करिकुलम को अपने एजुकेशनल प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, तो वो करिकुलम इन यूज़ कहलाएगा। और इसमें सिंपली एक सेंटेंस लिखा है, इट इज़ डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय ईच टीचर, ठीक है। सिंपली वो डेफिनेशन है। रिसीव्ड करिकुलम सेम एज लर्नड करिकुलम, ठीक है। सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। लर्न करिकुलम जो आप सीख चुके हैं, रिसीव्ड करिकुलम जो आप हासिल कर चुके हैं, ठीक है, लर्न कर चुके हैं, आपको याद है, वो जो करिकुलम है वो रिसीव्ड करिकुलम कहलाता है। देखा जाए तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अल्फाज जो इनके नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, इसे ई करिकुलम भी कहते हैं। ये वो करिकुलम है जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं। अब ये जो आप लोग इस वक्त जो कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम का ही पार्ट है एक किस्म का। अब हम तो ये किसी एक डिसिप्लिन का तैयारी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड सिचुएशंस में, क्वारंटाइन डेज़ में जब कर रहे थे हम लोग, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो वो करिकुलम डिलीवर हो रहा था लेकिन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो तो इसलिए वो करिकुलम उस वक्त बन गया था इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को नहीं है? समझ आ गया सबको? मेरी आवाज़ आ रही है? समर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आपकी नहीं आ रही आवाज़। कोई और स्टूडेंट मुझे बता दे जिसे भी मेरी आवाज़ आ रही है। मैम अब आ रही है। मैम पहले पहले कट प्रॉब्लम गई है थी ना? बीच में मैम अभी। पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके, पहले नहीं आ रही थी। तो मुझे फ़ौरन से बता दिया करें। मैंने वो सारा कवर करवा दिया है टाइप्स आपको, और अब मैं आप लोगों से पूछ रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम मैं पूछ रही थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रो मीडिया जो हम लोगों ने करिकुलम पढ़ा है, जो ये दोनों भी सेम ही हुआ ना? नहीं नहीं, अब मीडिया, वो सोशल मीडिया की बात हो रही है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, ठीक है। किसी मतलब न्यूज़ चैनल्स, टीवी ड्रामाज, उनके थ्रू कुछ लर्न करना, वो मीडिया और है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने एग्जांपल आपको यही दी है जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है। ये उस टाइप का करिकुलम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम कहलाता है, ठीक है। जी मैम। हाँ जी, यस। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? ये बहुत छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों को आज करवा रही हूँ। 3 से 4 मॉडल्स हैं, ठीक है? आप लोग भी जॉइन करने में बहुत परेशान करते हैं। मुझे लग रहा है अब जैसे इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है आप लोगों का। और मेरी मैम फ़ातिमा से भी बात हुई थी कि वो जीके की क्लास क्यों नहीं ले रही, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करते और सिलेबस बहुत थोड़ा रह गया है, पता नहीं वो थकना शुरू हो गए थे या क्या प्रॉब्लम हुई है।
तो फिर अब मैंने ये किया है कि मैं उन्हें ग्रुप में ही जो है वॉइस नोट्स के थ्रू उन्हें एक पेपर भेजती हूँ और उसके सारी एक्सप्लेनेशन भेजती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि जब बाउंड करती हूँ तो फिर वो स्टूडेंट मौजूद नहीं होते, ठीक है। और आप लोगों को ही पता है कि एज अ फीमेल टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, और उनके बहुत छोटा सा भी एक बेबी है जिसको छोड़कर वो चंद मंथ्स का है, जिसको छोड़कर वो आप लोगों को लेसन डिलीवर करने के लिए टाइम दे रही होती हैं, और फिर वो कहती हैं स्टूडेंट्स आ नहीं रहे होते, स्टूडेंट चंद एक होते हैं, तो फिर मैं इसीलिए पेपर्स ही हैं कह रही, वो पेपर्स उनसे शेयर कर देती हूँ। मतलब आप ये समझ लें वो थोड़ा सा नाराज हैं आप लोगों से। अच्छा जी, नेक्स्ट है। मैम हम तो रेगुलर ले रहे हैं हम तो क्लासेस। रेगुलर हाँ, है मैम, और हम आप लोगों को तो मैं देख रही हूँ, आप लोग मेरी क्लास तो रेगुलर ले रहे हैं, बाकी मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरी क्लासेस आप लोग रेगुलर ले रहे मैम हैं। फातिमा की भी रेगुलर ले रहे थे। अच्छा, मैं फातिमा की भी ले रहे थे, और करंट अफेयर्स अगर वो करवा देती तो तो पेपर से पहले हो आप जाते। लोग ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग ग्रुप में सबके सामने ही उन्हें कहें, तो वो करवा देंगी आपको, ठीक है। वो कह रही है मैं मजबूर होकर अब वॉइस नोट्स की शक्ल में ही फिर पेपर भेजने लगी, और उन्हें सारे कॉन्सेप्ट उस तरीके से समझाने लगी हूँ कि वो बाकायदा एक क्लास अरेंज करो, तो प्रॉब्लम होती है, और फिर वो स्टूडेंट्स भी सही से फीडबैक नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में हैं, मैम से कहें कि वो आपको टाइम दें, वो दे देंगी आपको टाइम, उन्होंने रीज़न मुझे यही बताई है। अच्छा जी, उसके बाद है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल, रैशनल मॉडल हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब रैशनल मॉडल में 2 तरह के मॉडल आते हैं, याद रखिएगा करिकुलम के। रैशनल मॉडल में जो है टेलर का और हिल्दा टाबा का मॉडल आता है, ठीक है। टेलर और हिल्दा टाबा के जो मॉडल्स हैं उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं टेलर का मॉडल, जो कि पूरा नाम है राल्फ टेलर, ठीक है। राल्फ टेलर का मॉडल है, और 1949 में टेलर ने ये जो मॉडल है ये रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इसे ये क्लासिकल मॉडल है, ठीक है, किस्म का आप कह सकते हैं कि ओल्ड मॉडल, रैशनल मॉडल है। इसमें जो है राल्फ टेलर ने अपनी बुक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, उसमें ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। रैशनल मॉडल है, इसी वजह से यानी थोड़ा सा क्लासिकल है, तो ये लीनियर अप्रोच यूज़ करता है, ठीक है। यानी एक बस सिक्वेंशियल स्टेप्स को पर बेस करता है इसका मॉडल, जो कि 4 स्टेप्स हैं, और ये डिडक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। अब डिडक्टिव अप्रोच की भी जो सिंपल ही आपका जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि डिडक्टिव अप्रोच भी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, जिसमें ऑलरेडी जो रूल हैं वो डिफाइन किए जा चुके होते हैं, आपने उन रूल को की बेस पे अब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। यानी कि जो होता है हाइपोथेसिस, वो क्रिएट करने के बाद आप उस पे काम कर रहे होते हैं। सिंपली उर्दू में अगर मैं बताऊं तो आपके सामने मतलब मालूमात होती हैं, ठीक है, और आप के सामने सारी मालूमात दे दी जाती हैं, और आपको कहा जाता है चलें जी अब इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे ही है। अब इसमें क्या होता है कि टेलर के मॉडल में जो है सारे स्टेप्स आपके सामने बता दिए गए हैं, अब आपने उन स्टेप्स पे स्टेप बाय स्टेप लीनियर सिक्वेंशियल फॉर्म में सीक्वेंस के साथ आपने इम्प्लीमेंट करना है उस जो है टेलर के मॉडल को, ठीक है। अब टेलर के मॉडल के स्टेप्स कौन-कौन से हैं? डिफाइनिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशिंग यूज़फुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू हैव अ मैक्सिमम cumulative effect, एंड फोर्थ है इवैल्यूएटिंग द करिकुलम एंड रिवाइजिंग द एस्पेक्ट दैट डिड नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव। अभी इनको देखकर ये परेशानी हो ना, ये हमें स्टेप्स के नाम याद कैसे होंगे? मैं सिंपल नाम भी आप लोगों को लिखवा देती हूँ इनके, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे कौन क्या नाम है किसी स्टेप का। फर्स्ट वन को आप सिंपल कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बेशक आप लोग राइट कर लें अपने पास, फर्स्ट वन को सिंपली ऑब्जेक्टिव्स के नाम से आप कह सकते हैं, ठीक है, या डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स या आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद सेकंड वन है, उसको आप शॉर्ट कर लें सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। थर्ड वन को आप कर लें ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बाकी एक्स्ट्रा वर्ड जो हैं वो कट कर सकते हैं आप लोग, और लास्ट वन इवैल्यूएशन, ठीक है। ये 4 इसके स्टेप्स हैं। अब जो पहला स्टेप है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स,
इसमें आप सिंपल ये देख करते हैं कि आपने जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे फार्मूलेट करना है, कैसे जो है, या ये समझ लें कि जो आपका एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो क्या, उसका मकसद क्या है, वो क्या चीज़ जो है हासिल करना चाह रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो चीज़ यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप जो हैं सिलेक्ट करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है? तो आप ये देखते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें आप एक्सपीरियंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेप में आप उन्हीं एक्सपीरियंसेस को जिन्हें आपने सिलेक्ट किया है, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है? उन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप अपने उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि कौन-सा में सूटेबल पहले होना पढ़ाना चाहिए, कौन-सा बाद में, कौन-सा उसके बाद। उसके बाद लास्ट वन में आप इवैल्यूएशन करते हैं कि जो आपने सिलेक्ट किया हैं जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस और जिन्हें ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या वो भई आपको बेटर रिज़ल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा करिकुलम बनाते हुए, ठीक है? ये 4 स्टेप्स हैं जो कि सीक्वेंशियल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले को छोड़ के सेकंड को फुलफ़िल करें। आपको फर्स्ट से स्टार्ट होके एंड तक जाना होता है इवैल्यूएशन तक। तो ये राल्फ टेलर के मॉडल के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है? जिन्हें आपने देखना है। अब रैशनल मॉडल में एक और का नाम आता है हिल्डा ताबा का, ठीक है? हिल्डा ताबा जो हैं ये एस्टोनिया में पैदा हुई हैं और जॉन डेवे की स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो जॉन डेवे की ये स्टूडेंट हैं और जो है इन ये 1967 में अमेरिका में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने अपना जो मॉडल है वो इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी बुक करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के नाम से। ये भी रैशनल मॉडल है, इसलिए इसी वजह से लीनियर है नेचर में, लेकिन हिल्डा ताबा ने इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ किया है। इंडक्टिव अप्रोच जो है वो ऑपोजिट टू डिडक्टिव अप्रोच है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आप पहले कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, देन रूल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यानी जो आप फॉर एग्जांपल कि आपने कोई काम किया, उसके बाद पूछा कि बताएं आपने इस तजुर्बे से क्या सबक हासिल किया, ठीक है? यानी आपने एक्टिविटी हो गई या कोई चीज़ आपके सामने कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद एट द एंड आप जो है आपने रूल जो है वो बनाना है कि बताएं जो है इससे क्या हासिल किया। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट देखा है तो हमने पूछा कि बताएं आप इससे क्या सबक हासिल किया, तो हम कहेंगे कि जी हमें गाड़ी ड्राइव एहतियात से करनी चाहिए। तो ये एक रूल हमने बना दिया कि जी गाड़ी एहतियात से ड्राइव होगी। इसमें क्या होता है एक्टिविटीज़ पहले होती हैं, रूल बाद में होता है। तो ये हिल्दा ताबा ने जो है इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो किया, ठीक है? उसके 7 स्टेप्स हैं हिल्दा ताबा के जो आपके सामने हैं। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, formulating objectives, selecting content, organizing content, selecting learning experiences, organizing learning experiences और evaluation, ठीक है? अब डायग्नोसिस ऑफ नीड इन्हें मैं बहुत ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हम पीछे भी स्टेप्स में करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि सिलेक्ट करने का मतलब क्या है और ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है और कंटेंट क्या है, ठीक है? तो डायग्नोसिस ऑफ नीड आप अपनी नीड्स को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अपने फार्मूलेट कर लेंगे, फिर आप उन्हीं की बेस पे कंटेंट सेलेक्ट करेंगे और फोर्थ स्टेप में उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिफ्थ स्टेप में उस कंटेंट से रिलेटेड आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट करेंगे और सिक्स स्टेज पे आप उसी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे और एट द एंड इवेल्युएशन होगा, ठीक है? तो जो सीक्वेंशियल या लीनियर मॉडल होते हैं उनकी जो फेस जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी ही होती है, 1 2 3 एंड सीक्वेंस से आ रहे होते हैं, ठीक है? फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं और 7 पे एंड पे जाके एंड होते हैं, ठीक है? तो ये हिल्दा ताबा और टेलर का ये मॉडल था। इसमें अब आप गौर से देख लें, कंटेंट अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज अलग हो रहे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज अलग हो रहे हैं। बाकी जो मॉडल्स हैं उनमें भी सेम ही ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उनमें किसी में सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एक ही साइड पे हो रही है और सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो एक साइड पे हो रही है, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ जो कि है साइक्लिकल मॉडल, ठीक है? पहले हमने रैशनल मॉडल्स पढ़े, अब हम साइक्लिकल मॉडल पढ़ रहे हैं जो कि व्हीलर का है और नेकल्स एंड निकल्स का भी साइक्लिकल मॉडल होगा। इन दो के हम साइक्लिकल मॉडल्स को देखेंगे। अब जो साइक्लिकल मॉडल है, इसको इंटरडिपेंडेंट मॉडल भी कह सकते हैं, यानी एक जो स्टेप है वो दूसरे के साथ इंटरडिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? आपस में डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। यानी एक के बाद दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे बाद तीसरे, और ये साइकिल एक चलता रहता है।
और एक फ़र्क भी याद रखिएगा कि जो लीनियर मॉडल्स होते हैं उसमें जो लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन का, वो लास्ट स्टेप ही होता है, टर्मिनली स्टेप होता है, ठीक है? यहाँ पर आके आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जितने भी ये साइक्लिक मॉडल होते हैं, इनमें जो लास्ट स्टेप है वो टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, वो चलता रहता है, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा होता, ठीक है? तो अब हम व्हीलर के मॉडल को देख रहे हैं। व्हीलर के मॉडल में जो लेवल्स हैं वो हैं, पहला फर्स्ट वन है एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? सेकंड है लर्निंग एक्सपीरियंसेस और थर्ड है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट और फिफ्थ है इवैल्यूएशन। अब ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, सिंपल लिखा हुआ है सेकंड पे, ये वो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस ही है वर्ड, ठीक है? अब आप पहले क्या करते हैं, अपने एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, सेम वही स्टेप्स हैं, सिर्फ सिलेक्शन दोनों की अलग अलग रखी है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की और कंटेंट की। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों चीज़ों की इकट्ठे कर दी है एक ही स्टेप में, ठीक है? जो कि फोर्थ वन में है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, और एट द एंड क्या है, इवैल्यूएशन, ठीक है? अब इवैल्यूएशन हर फेज़ की इवैल्यूएशन हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा अगले स्टेप पे चले जाते हैं, इस तरह ही चलता रहता है, ठीक है? इसमें कोई ऐसे फ़र्क नहीं है। हाँ जी, क्या कह मैम रही हैं अगर आप? जी, इवैल्यूएशन हो रही है तो हम उसको दोबारा उसी साइकिल में रिपीट हो रहा है, क्योंकि साइकिल का मतलब है कि एक ही काम को बार बार रिपीट हाँ करना। जी, ठीक बिल्कुल, है, जो साइक्लिकल मॉडल होते हैं, इवैल्यूएशन वो डायनामिक होते हैं, ठीक है? वो हर वक़्त वर्किंग में रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, कभी एंड नहीं होते, फीडबैक मिलते रहते हैं, ठीक है? और काम होता रहता है, जहाँ कमी-बेशी होती है, वो दूर होती रहती है, ठीक है? साइक्लिकल का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि ये डायनामिक होते हैं। याद रखिएगा साइक्लिक मॉडल में फीडबैक मैकेनिज्म लाजमी होता है, उसी की बेस पे ये बार बार रनिंग सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके मैम बाद जी, करिकुलम में ऐसे कौन सा मतलब वर्क है जो हम बार बार रिपीट करते हैं और फिर हमें उसका फीडबैक भी चाहिए होता है और उसकी बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट भी वो चाहिए होती है। है एजुकेशन साइड पे देखें आप, एजुकेशन में जितनी भी चेंजेज़ आती हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे एक किसी भी मतलब एक सिस्टम को चलाने से आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करिकुलम जो है हमारा, अगर हमेशा एक ही रहता, अब ये हमारा करिकुलम है जो चेंज होता रहा है, तो उनमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। वो होने की वजह भी यही है कि एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? जिसमें हमें फीडबैक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के रिज़ल्ट्स हमारे बहुत ख़राब आए हैं, तो उसके पीछे भी फिर रिसर्च काम करना शुरू हो जाते हैं, रिसर्च स्टार्ट हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ कि रिज़ल्ट्स डाउन आए हैं। फिर उसकी बेस पे वो अगेन जो है करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो अगेन छेड़ा जाता है और वो फिर पूरा एक साइक्लिक वे में काम कर रहा होता है, जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं वो काम। तो इस तरीके से ये लाइफ टाइम चलता ही रहता है एजुकेशन प्रोसेस में, इसलिए वो अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि ये एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम डेवलपमेंट है, ये एक साइक्लिक मॉडल के तौर पे काम कर रहा है कि जब भी फीडबैक गलत मिलेगा या सही मिलेगा, उसी की बेस पे डिसाइड होगा कि वो आगे कंटिन्यू रख रहे हैं और उस प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है? एक साइक्लिक वे में चलता जा रहा है। जी मैम, ठीक है मैम। और लीनियर का भी कोई एक ऐसे एग्जांपल दे दें कि वो कौन से हैं जो मतलब इवैल्यूएट हो जाते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं, जिनको दोबारा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? कोई यहाँ पर फिक्स नाम नहीं है कि वो कौन-सा है जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रैशनल मॉडल्स ही हैं, लीनियर मॉडल्स हैं। अगर हम उन्हें यूज़ करें तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है? टर्मिनेट भी हो जाते हैं, लेकिन जब हमें उसमें काम करना होता है, ठीक है? तो वो क्या होते हैं कि उस काम के दौरान वो जो है मैं क्या बात कह रही थी, मुझे दरमियान में एक स्टूडेंट की कॉल आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। लेकिन ख़ैर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, उनका जब फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो दोबारा नए सिरे से शुरू होता है, ठीक है? और जो ये साइक्लिक मॉडल्स होते हैं, ये टर्मिनेट नहीं होते, तो इन्हें ये चलते रहते हैं। इन्हें हम मतलब यू लाज़मी नहीं है कि हम इन्हें स्टार्ट से ही शुरू करें और एंड तक लेके जाएँ। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इवैल्यूएशन से तमाम स्टेप से गुजर के सिर्फ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट वाली साइड पे आके काम करेंगे, ठीक है? ऐसा कोई वो नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है जो टर्मिनेट हो जाती है या नहीं, वो ये मॉडल्स ही हैं।
हाँ, अलबत्ता एक अच्छा एजुकेशनल प्रोसेस वही है जो डायनामिक हो, ठीक है? जो चेंज होता रहे, जो फीडबैक मिले उसी की बेस पे हम करते जाएँ, सिचुएशन को देखते हुए हम चेंज करते रहें। एक अच्छा मॉडल जो है वही होता है करिकुलम का। अब नेक्स्ट जो है वो नेकल्स एंड नेकल्स का मॉडल है। नेकल्स का जो मॉडल है ये 2 मुख्तलिफ नाम हैं, नेकल्स एंड नेकल्स। आई थिंक सो ये 2 भाई थे, ठीक है? ऑड्रे निकल्स एंड हॉवर्ड निकल्स, ठीक है? मैम तो क्या कह रहे हैं इरफान? मैम थक गए अभी। बस थोड़ा-सा रह गया, असल में सिर्फ़ 2-3 स्लाइड्स हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं इसे फिर किसी एक दिन पे छोड़ूँ। देख लें आप लोग। पढ़ाई में नहीं थके। मैम आप जब करवा दें, आपकी खुशी के लिए कर लेंगे हम। नहीं, ठीक नहीं, है। ऐसे नहीं है। असल में ये एक-दूसरे के साथ लिंक ही कर रहे हैं स्टेप्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ याद तो आपको करने ही पड़ेंगे स्टेप्स के 5 हैं, 4 हैं, ये तादाद आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी इनमें कुछ ऐसा नहीं है एक्सप्लेन करने वाला, सिर्फ़ इनके नाम हैं, वो 5 स्टेप्स हैं, ठीक है? और कुछ ऐसा इनमें डिफ़रेंस नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ 2-3 मॉडल्स हैं, ये मैं आप लोगों को करवा दूँ आज। मैम पेपर में भी बस ऐसे ही पूछते हैं ना, जो बिल्कुल बस ऐसे ही नेम पूछेंगे। बता। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको स्टेप्स की तादाद पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके नाम याद हों, ठीक है? उसके अलावा साइक्लिक मॉडल है, ये रैशनल मॉडल है और ये नाम किसने पेश किया था, ठीक है? बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं। अब ये नेकल्स एंड नेकल्स है, ऑड्रे नेकल्स और हॉवर्ड नेकल्स ने दिया था, तो इसी वजह से ये दोनों के सेकंड नेम पर ही नेकल्स एंड नेकल्स मॉडल के नाम से कहलाया था। इनकी बुक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। इस बुक में इन्होंने ये मॉडल जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। साइक्लिकल मॉडल था, ये भी नेचर के लिहाज से, ठीक है? 5 स्टेप्स हैं इसके। सिर्फ़ इसमें जो नया स्टेप आ रहा था वो सिचुएशन एनालिसिस था। अब आप ये याद रखिएगा, सिचुएशन एनालिसिस वाला जो स्टेप आएगा जिस मॉडल में भी, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो थोड़ा टाइम लेगा। वो कैसे? हम इसको पहले देख लेते हैं। पहला स्टेप है सिचुएशन एनालिसिस, फिर है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ कंटेंट एक ही साइड पे हो रहा है। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ मेथड हो गई या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो एक ही स्टेप में हो रहा है, और इवैल्यूएशन। ये 5 स्टेप्स हैं। अब इनमें एक नई चीज़ है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने से पहले डाला है, ठीक है? वो ये सिंपल वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स वाली बात हो गई कि आप अपनी ज़रूरियात को देखते हैं, क्या-क्या है। तो सिचुएशन एनालिसिस में ये कि आप सिचुएशन को देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी बेस पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब जब सिचुएशन एनालिसिस जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आप पूरी सिचुएशन को पहले चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते हैं। तो सिचुएशन एनालिसिस एक टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए निकल्स एंड निकल्स का मॉडल है, इसमें सिचुएशन एनालिसिस का स्टेप ऐड हुआ है और जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग है। डेकर वॉकर मॉडल जो है 1970s में रिप्रेजेंट किया था। इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये 3 फेजेज़ हैं, ठीक है? प्लेटफॉर्म, डेलिब्रेशन और डिज़ाइन फेज़। प्लेटफॉर्म फेज़ में क्या होता है कि आप करिकुलम जो वर्कर्स होते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पर वो अपने बिलीफ्स, नॉलेज और वैल्यूज़ को जो है उनके अकॉर्डिंग जो है मतलब इकट्ठा कर लेता है एक प्लेटफ़ॉर्म फ़ेज़ में करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए। वो अपने तमाम मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक ही जगह रख लेता है। डेलिब्रेशन फ़ेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर वो उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए जो करिकुलम वर्कर्स होते हैं वो उनके अल्टरनेटिव्स ढूँढते हैं। फिर उनकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगाते हैं, अगर हम ये चीज़ लेंगे तो कितना पड़ेगा और क्या असरात होंगे उसके। फिर उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो अपने करिकुलम के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं। डेलिब्रेशन फ़ेज़ में ये है। ये बहुत डिटेल से नहीं आता, इसके 3 ये फ़ेज़ेज़ याद हों आपको डेकर वॉकर मॉडल में, और बस इनका ऐसे सेपरेटली वर्क आपको क्लियर हो कि प्लेटफ़ॉर्म में करिकुलम वर्कर को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ अपने सारे नॉलेज, वैल्यूज़ वगैरह को सामने रखता है। डेलिब्रेशन में क्या, उन्हीं की बेस पे वो कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं करिकुलम के अपनी नीड को देखते हुए कि करिकुलम जिस लिए वो डिज़ाइन करने जा रहा है, उन अल्टरनेटिव्स को सामने रखता है, उनके असरात देखता है, फिर उनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट कर लेता है। फिर डिज़ाइन फ़ेज़ में आके यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? और ये है डेनिस लॉटन का मॉडल है। इसके मॉडल को कल्चरल मॉडल ऑफ वो कहते हैं, करिकुलम भी कहा जाता है और कल्चरल एनालिसिस मॉडल भी कहा जाता है। अगर सिंपल मोस्टली इम्पोर्टेंट ये सेकंड वाला है, इसका कल्चरल एनालिसिस मॉडल कौन सा है, वो डेनिस लॉटन का मॉडल कहलाता है, ठीक है? इसने क्या किया है, इसने अपने एक कल्चर को, ये कल्चरल एनालिसिस मॉडल इसलिए कहलाता है कि इस करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल में
पूरे कल्चर को सामने रखा गया है, ठीक है? कल्चर को देखते हुए वो फैसला करता है कि हमें अपने जो करिकुलम में ये चेंजिंग्स या ये ट्रांसमिशंस लानी चाहिए। इसकी की टर्म्स इसने ट्रांसमिशन लिखा हुआ है कि वो ट्रांसमिटेड नॉलेज जो है वो उसका कॉन्सेप्ट देता है। इसने अपने सिस्टम को, अपने कल्चर को, इसने अपने करिकुलम में जो कल्चर यूज़ करने की बात की है, उसको कुछ ना सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। सिस्टम्स की तादाद फिक्स नहीं है, कुछ जगहों पे 9 है, किसी जगहों पे 10-12 दिए हुए हैं। लेकिन आप अगर इसको इनको गौर से देखें तो ये सिस्टम्स जो हैं आपके ये मतलब जितना भी आपके कल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं ना उन सब पे बेस कर रहे हैं। जिस तरह इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी सिस्टम, मोरालिटी, बिलीफ सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सोशो पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरह के कई उसने सिस्टम्स में कल्चर को सब डिवाइड किया और बस यही इसका कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है। कल्चरल एनालिसिस मॉडल का कॉन्सेप्ट ही यही था कि वो कल्चर को देखते हुए करिकुलम डिज़ाइन कर रहा था और डेनिस लॉटन ने किया था और उसने अपने सिस्टम को कुछ कल्चर में सब डिवाइड कर दिया था। सॉरी, अपने कल्चर को कुछ सिस्टम्स में सब डिवाइड कर दिया था और सिस्टम्स याद रखने वाले नहीं हैं, उनकी कोई फिक्स तादाद नहीं है, ठीक है? बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। ये हमारा लास्ट मॉडल है, ठीक है? देखने में 3 स्लाइड्स हैं लेकिन इसमें से कुछ इतना ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है, बस स्किल बैग का मॉडल है, ठीक है? और ये जो मॉडल है डायनामिक व्यू ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? डायनामिक कैसे कि हर फेज़ जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट है, ठीक है? कैसे हम देख लेते हैं इस मॉडल को, ये रहा। इसमें भी सिचुएशन एनालिसिस है, गोल फॉर्मुलेशन वही है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? आइडेंटिफाई करना, प्रोग्राम बिल्डिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, असेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में 2 खसूसियात हैं, एक ये सीक्वेंस को भी शो कर रहा है, दूसरा इसकी शेप बनाने की वजह भी यही है कि सीक्वेंस को भी शो कर रहा है और उसके बाद ये यानी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी हैं और उसके बाद ये साइक्लिकली आखिरी वाला जो है फीडबैक वाली साइड, वो एंड नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, वो उसी तरह साइक्लिक वे में सिचुएशन एनालिसिस के साथ कंबाइन है, यानी एक डायनामिक मॉडल है, ठीक है? तो अब ये स्किल बैक मॉडल है, सिंपली इसमें कुछ भी आपने याद नहीं करना, इसमें सिंपल यही करना है कि डायनामिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, हर फेज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहा है और सिक्वेंशली और सिस्टमेटिक वे में भी यानी अब वो काम कर रहे हैं। तो और इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिचुएशन एनालिसिस ही है इसके अंदर भी। और प्रोग्राम बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि आप करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद उसको इंटरप्रेट और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर उसका फीडबैक की बेस पे आप फैसला कर रहे हैं सिचुएशन कि अगेन आपने जाना है या क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करना है या नहीं, ठीक है? ये हमारा टोटल सिलेबस था। ये थोड़े से 3-4 मॉडल के लिए क्लास अगेन रखनी पड़ती है। हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। स्किल बैग जो है इसका मतलब ये दोनों है, ये